हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। चलिए एक नया वीडियो हम प्रारंभ करते हैं यहाँ पे, और वो वीडियो है गति विज्ञान काइनेमेटिक्स। यहाँ पे एक बात आपको बता दें कि ये जो गति विज्ञान है ना, इसकी इंग्लिश काइनेमेटिक्स नहीं होती, इसकी इंग्लिश डायनामिक्स होती है। तो फिर हमने ये क्यों लिखा है, तो हम इसकी भी चर्चा करेंगे। और इसमें काइनेमेटिक्स में हम एक विमीय गति, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, यानी कि चैप्टर 3 आपके एनसीईआरटी का हम स्टार्ट करेंगे। और आपको मैं एक बात यहाँ पे बताना जरूरी समझता हूँ कि हमको इस चैप्टर में हर टॉपिक 0 से स्टार्ट करके इंफिनिटी तक लेके जाएंगे। मतलब बोर्ड लेवल से शुरू करेंगे और कॉम्पिटिटिव लेवल की तरफ जाएंगे। मतलब बोर्ड से स्टार्ट करेंगे यहां से, और हम यहां तक पहुंचेंगे, और यहां तक आईआईटी जेईई भी कवर होगा और नीट भी कवर होगा, और थोड़ा और ऊपर जाके हम आईआईटी जेईई एडवांस भी कवर करेंगे। और ये काम हम टॉपिक वाइज करेंगे। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न ये उठ रहा होगा कि सर ये छड़ी हाथ में क्यों रखी है, क्योंकि पुराने जमाने में टीचर की पहचान होती थी छड़ी। तो फैक्ट है, वो पहचान मैंने हाथ में रखी है। उसका रीज़न ये है कि वो इंडिकेटर है। ये मैं इसे इंडिकेट करने के लिए यूज कर रहा हूँ। आपको पता है कि मैं अब आपको छड़ी से डरा तो नहीं सकता हूँ यहाँ से। तो चलिए हम देर नहीं करते हैं और स्टार्ट कर देते हैं गति विज्ञान, जो कि इसकी इंग्लिश होती है डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स नहीं होती है, डायनामिक्स होती है। परंतु हमने ऐसा क्यों लिखा है, तो उससे पहले एक बात और समझ लीजिए आप। गति विज्ञान में हम यहाँ पे 2 चैप्टर करने वाले हैं। 3rd चैप्टर है एक विमीय गति, मोशन इन 1 डायमेंशन, और 4th चैप्टर है मोशन इन 2 डायमेंशन। तो 2 चैप्टर होंगे काइनेमेटिक्स में, गति विज्ञान में नहीं, काइनेमेटिक्स में होंगे। चलिए रहस्य बहुत हो गया है, अब आपको ये बात बता देनी चाहिए। परंतु उससे पहले आपको चारों तरफ एक बार निगाह घुमा लेनी चाहिए कि आपको चारों तरफ क्या क्या दिख रहा है। बहुत सी वस्तुएं आपको स्थिर दिख रही हैं, बहुत सी वस्तु आपको गतिशील दिख रही हैं। तो फिर वो गतिशील क्यों दिख रही हैं, क्या रीजन है। आप बोल कैसे सकते हो कि वो गतिशील है, वो रुकी हुई है, कैसे बोल सकते हो। पता है, जो आपके सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रही वाली वस्तु होगी उसे आप गतिशील बोलेंगे, और जो आपके सापेक्ष अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं कर रही होगी उस वस्तु को आप रेस्ट में बोलेंगे, स्थिति में बोलेंगे। तो सीधी सी बात है, वस्तु की 2 अवस्थाएं हो सकती हैं। हम यहां पे बात करते हैं किसी भी वस्तु की 2 अवस्थाएं संभव हैं, और पहली जो स्थिति है उसे हम बोलते हैं ब्राम स्थिति, ब्राम अवस्था, और दूसरी को हम बोलते हैं गतिज स्थिति, गति अवस्था। तो चारों तरफ होने वाली जो वस्तुएं हैं हमारे पास, ये 2 अवस्थाओं में हो सकती हैं। एक ब्राम अवस्था में, ब्राम स्थिति में, और एक गति अवस्था में, गति स्थिति में। तो ब्राम अवस्था कब होगी, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं रेस्ट, वो रेस्ट में है, और इसे हम बोलते हैं मोशन। ये होता है मोशन। तो अब प्रश्न ये उठता है कि यदि आप किसी को ब्राम अवस्था में बोलोगे तो केवल तब बोलोगे जब वो आपके सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं कर रहा हो। परंतु क्या वो दूसरे के सापेक्ष भी अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं कर रहा है। देखिए, आप एक ट्रेन में बैठे हुए हैं, आपके साथ जितने भी को पैसेंजर हैं, जितने भी पैसेंजर आपके साथ बैठे हुए हैं, वो आपके सापेक्ष तो रेस्ट में है, ब्राम अवस्था में हैं। परंतु जो प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं, ट्रेन के बाहर हैं, उन्हें तो सब भागते हुए दिख रहा है। तो एक बात ध्यान से सुनिए कि ब्राम अवस्था यानी रेस्ट और मोशन को डिफाइन करने के लिए जो ऑब्जर्वर है, जो देख रहा है, वो बहुत मायने रखता है। ये दोनों अवस्थाएं जो है ना, ये और ये दोनों अवस्थाएं हैं,
वो अपेक्षिक अवस्थाएं हैं, मतलब हम किसी के तुलना में बात करते हैं, ये अपेक्षिक यानी रिलेटिव स्टेट्स हैं। तो ध्यान रखिए, ऑब्जर्वर बदलेगा तो हमारी अवस्था भी बदल सकती है। तो सबसे पहली बात तो आप लोगों ने यहां पे बहुत अच्छे से क्लियर कर ली कि दोनों ऑब्जर्वर पर निर्भर करती हैं, जो बात कर रहा है, जो उसे देख रहा है, प्रेक्षक पर निर्भर करती हैं। तो विराम स्थिति का मतलब क्या है? रेस्ट में कब होगी? जब वस्तु की स्थिति में जी हां, जब वस्तु की स्थिति में परिवेश की दूसरी वस्तुओं के सापेक्ष कोई परिवर्तन नहीं होता तो वो विराम अवस्था कहलाती है। मैंने फिर भी बोला कि आप बैठे हैं, आपके बगल में कोई दूसरा बैठा है, तो दोनों एक दूसरे के सापेक्ष विराम अवस्था में। आप कार में बैठे हैं, कार चल रही है, परंतु आपके बगल में जो ड्राइवर बैठा हुआ है वो आपके सापेक्ष तो विराम अवस्था में है, क्योंकि आपके सापेक्ष उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए वो विराम है। तो नजरिया आपका है, पोजीशन आपकी इंपॉर्टेंट है कि दूसरी वस्तु को आप स्थिति में देखते हो, रेस्ट में देखते हो या मोशन में देखते हो, ये आप पे निर्भर करता है। देखिए हम अब पहले जरा गति अवस्था की बात करें। तो गति अवस्था में क्या हो जाएगा? यहां पे हमने क्या बोला? वस्तु स्थिति में परिवेश की दूसरी वस्तुओं के सापेक्ष कोई परिवर्तन नहीं होता, परंतु गति अवस्था में क्या होता है? वस्तु की स्थिति दूसरी वस्तुओं के सापेक्ष परिवर्तित होती रहती है, तो इसे हम मोशन बोलते हैं, गति अवस्था बोलते हैं। देखिए मान लो 3 लोग हैं, एक तुम हो, एक वो है और एक वो है। ये 3 है, 1 2 और 3। ये श्याम, मोहन, सुरेश। अब आगे चले तो ये श्याम और मोहन ऐसे हो गए, सुरेश ऐसे ही हो गए। अब ध्यान से सुनिए, एक बार में समझिए इस बात को कि श्याम के सापेक्ष मोहन गति अवस्था में नहीं है, क्योंकि जितना ये चेंज हुआ है उतना ही ये चेंज हुआ है, परंतु ये दोनों गतिशील हैं इसके सापेक्ष। इसके सापेक्ष ये गतिशील नहीं है, इसके सापेक्ष ये गतिशील नहीं है, परंतु इसके सापेक्ष ये दोनों गतिशील हैं। तो हम यहां पे सापेक्ष, रिलेटिव, अपेक्षिक बात करते हैं। यानी सीधी सी बात है कि यदि आप गति की बात बोलते हैं तो गति क्या है? गति एक रिलेटिव फिनोमेनन है, एक अपेक्षिक घटना है। ध्यान दीजिए, गति एक अपेक्षिक घटना है जो कि किसी दूसरे ऑब्जर्वर पर निर्भर करती है। देखिए ना, आप कोई ट्रक चल रहा है और ट्रक के बगल में आप कार उससे ओवरटेक करते हो तो ऐसा लगता है कि ट्रक बड़ा स्लो चल रहा है, परंतु यदि आप क्रॉस करते हो तो ऐसा लगता है कि ट्रक कितनी तेजी से निकल गया। तो आप ज्यादा गतिशीलता महसूस करते हो जब आप क्रॉस करते हो। जब ओवरटेक करते हो तो आप कम गतिशीलता महसूस करते हो। इसलिए हम बोलते हैं कि गतिशीलता, गति, मोशन उस पर ज्यादा निर्भर करती है जो ऑब्जर्वर है, जो प्रेक्षक है। प्रेक्षक बदलेगा तो गति की अवस्था भी बदल सकती है। एक सिंपल सी बात है। तो पूरा ब्रह्मांड गतिशील है, पूरी पृथ्वी गतिशील है। 2 गतियां कर रही है पृथ्वी, अपने अक्ष पे भी घूम रही है और सूर्य के चारों तरफ चक्कर भी लगा रही है। परंतु क्या हमें लग रहा है कि हमारा मकान चल रहा है? नहीं, दूसरी वस्तुएं भी तो वैसी चल रही हैं। तो हम सब एक दूसरे के सापेक्ष रेस्ट में है। परंतु यदि चंद्रमा से जाके देखेंगे तो हमें पृथ्वी गतिशील दिखेगी। यदि हम किसी दूसरे ग्रह पे जाके देखेंगे तो हमें पृथ्वी गतिशील दिखेगी। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रेक्षक और प्रेक्षक किस स्थिति में है, ये भी बहुत मायने रखता है। ये भी बहुत मायने रखता है। जो नशे में है उसे पूरी दुनिया गति अवस्था में दिखाई देती है, सब घूमता हुआ दिखाई देता है। समझ में आई आपको ये बात? तो यहाँ पे मोशन और रेस्ट यानी विराम अवस्था, गति अवस्था, दोनों चीजें आपने बहुत अच्छे से समझ ली। बहुत छोटी छोटी सी बातें समझना पड़ता है, फिर हम बड़ी बड़ी बातें बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो ये छोटी बातें थी, परंतु इनका ऑब्जर्वेशन, इनको समझना कुछ बड़ी बातों को निर्धारित करेगा। तो आप खुश होइए, आप प्रसन्न होइए, आप मुस्कुराइए, क्योंकि आप कैरियर के रास्ते पे हैं।
आप कैरियर बनाने के लिए चल पड़े हैं। तो चलिए, अब क्वेश्चन वो उठता था, क्या क्वेश्चन उठता था कि हमने यहां पे बोला है कि काइनेमेटिक्स हम पढ़ रहे हैं, यहां पे गति विज्ञान हम नहीं पढ़ रहे। एक्चुअली हम यहां पे पढ़ रहे हैं वो है शुद्ध गतिकी। हम यहां पे शुद्ध गतिकी की बात कर रहे हैं, और शुद्ध गति का मतलब होता है काइनेमेटिक्स। और जो वहां लिखा है वो भी हम यहां पे लिख दें, वो लिखा है गति विज्ञान, और गति विज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं डायनामिक्स। व्हाट इज द डिफरेंस? इन दोनों में अंतर क्या है? हमने आपको क्यों बोला कि हम ये नहीं पढ़ रहे हैं, हम तो ये पढ़ रहे हैं। आप भाग रहे हो, कितनी तेजी से भाग रहे हो, कहां पहुंचोगे, कैसे भाग रहे हो, ये सब स्टडी होती है शुद्ध गतिकी में। परंतु आप भाग क्यों रहे हो, यह भी पता करना पड़ता है गति विज्ञान में। यानी गति विथ कारण, क्या लैंग्वेज है, वाह। गति विथ कारण, यानी कारण के साथ गति पढ़ते हैं हम गति विज्ञान में। परंतु शुद्ध गति में, गतिकी में केवल और केवल गति की बात होती है। वो भाग क्यों रहा है? उसे पीछे भूत दिख गया भाग रहा है, उसे पीछे सांप दिख गया इसलिए भाग रहा है, उसे कोई मारने आ रहा है इसलिए भाग रहा है। नहीं, हमें अंतर नहीं पड़ता इन सब चीजों से। इन्हें पड़ता है, डायनामिक्स को पड़ता है कि भाग क्यों रहा है, पहले ये बताओ, फिर कितना भाग रहा है वो बताओ। परंतु यहां पे नहीं, यहां पे हम केवल भागने की बात करेंगे। कारण कुछ भी हो, हमें कोई अंतर नहीं पड़ता। तो जिस विज्ञान में, जिस अध्याय में हम केवल गति की बात करते हैं, हम उसके कारणों की बात नहीं करते, उसे शुद्ध गतिकी कहते हैं, काइनेमेटिक्स कहते हैं। और हम यहां पे काइनेमेटिक्स ही पढ़ेंगे। डायनामिक्स पढ़ने के लिए आपको आगे की क्लास में जाना होगा। आपको क्या बोलते हैं उससे, मैथमेटिक्स में भी पढ़ना होगा, वहां पे भी डायनामिक्स होती है। तो बच्चों, हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है शुद्ध गति की, और ये डायनामिक्स की बात यहाँ पे नहीं की जा रही है। तो हम किसी भी गति के कारण की बात अब नहीं करेंगे। तो नहीं करेंगे। फिर बोला, मुस्कुराइए, क्योंकि आप कैरियर की राह पे हैं, आप भविष्य की राह पे हैं। और बहुत सिंपल और सीधी सी चीजें हैं, छोटी चीज समझोगे तो बड़ी चीज बनेगी। अब हम यहाँ पे ब्राह्म अवस्था की तो बात हमें करनी नहीं है। ब्राह्म अवस्था की बिल्कुल बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम तो काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं। तो काइनेमेटिक्स में गति विज्ञान लिखा जरूर है, परंतु हम बात किसकी कर रहे हैं? हम शुद्ध गति की, यानी काइनेमेटिक्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो पता है, गति 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी 3 प्रकार की होती हैं, ये बात हम समझें। नंबर फर्स्ट, मोशन इन 1 डायमेंशन। इसे बोलते हैं एक विमीय गति। इसे अंग्रेज लोग कहते हैं मोशन इन 1 डायमेंशन। ऐसे लिखना सीखो, 1D बोलेंगे, हिंदी में भी यही बोलेंगे हम, मोशन इन 1 डायमेंशन। और इसी को कहते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। हमारा चैप्टर तो ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन का ही है, तो इसको कहा जाएगा मोशन इन स्ट्रेट लाइन। एक सीधी रेखा में जब आप गतिशील होते हो, तो फिर आप एक विमीय गति करते हो, एक सीधी रेखा में गति करते हो, मोशन इन स्ट्रेट लाइन करते हो। तो क्या होगा यहाँ पे, गति कैसी होती है? गति इन सीधी रेखा। आहा हा, क्या लैंग्वेज है, सीधी रेखा में गति। तो कब होती है? आप पतले रोड पे कार सीधी चला रहे हो, मुड़ नहीं रहे हो, मोड़ नहीं आ रहा है, तो मोशन इन 1 डायमेंशन। पगडंडी रहती ना, गांव की पगडंडी में एक विमीय गति होती है। ट्रेन मोड़ नहीं है, पटरी पे सीधी चलती है, तो वो एक विमीय गति होती है। और यहाँ पे हम एक विमीय गति की बात करेंगे पूरे अध्याय में, पूरे चैप्टर में। चलिए, सेकंड वाली बात, इंट्रोड्यूस तो हमें यहीं पे होना पड़ेगा, और उसे हम बोलते हैं द्विविमीय गति को हम क्या बोलेंगे? मोशन इन 2 डायमेंशन। मोशन इन 2 डायमेंशन। इसे एक और चीज बोली जाती है, मोशन इन प्लेन।
किसी क्षेत्रफल में चलते हैं। 2 डायमेंशन, अब जरा एक बार तुम डायमेंशन की भी तो बात कर लें यार। 1 डायमेंशन ये है, 2 डायमेंशन ये है, और 3 डायमेंशन ये और लगा दें तो ये 3 डायमेंशन हो जाता है। एक्स एक्सिस हो या वाई एक्सिस हो या जेड एक्सिस हो तो 1 डायमेंशन होती है। सीधी रेखा में एक्स या वाई या जेड अक्ष, तीनों में से किसी एक अक्ष पे यदि वो चलती है तो इसे मोशन इन 1 डायमेंशन कहा जाता है। परंतु यदि वो कैसी चल रही है, 2 अक्षों पे, कैसी चल रही है, 2 अक्षों पे, अक्षों पर, वो हो सकते हैं एक्स वाई, एक्स जेड, वाई जेड। ये प्लेन होता है, एक तल होता है, एक समतल में गति होती है। चौड़ा रोड हो जिसकी विड्थ ज्यादा हो, उस पर कोई कार चला रहा है तो वो थोड़ा सा इधर या उधर हो सकता है, तो ये क्षेत्रफल की गति होती है। देखिए देखिए फिर से वही वाला एग्जाम्पल दे रहे हैं जो पहले एक दे चुके हैं कि कोई होश में चलता है तो सीधा चलता है, और जब कोई नशे में हो तो वो धीमी गति करता है, वो ऐसे ऐसे करके चलता है कि नहीं, तो फिर वो धीमी गति करता है। 2 अक्षों पे होती है, किसी तल में किसी समतल में ये गति होती है, तो ये धीमी गति है। धीमी गति की सब उदाहरण रोड हैं, रोड पे जितने भी चल रहे हैं, हम भी यहाँ तुम्हें चल चल के पढ़ा रहे हैं, कई बार हम आगे हो जाते हैं, कई बार पीछे हो जाते हैं, कई बार इधर चलते हैं तो कभी इधर चलते हैं, तो फाइनली ये किसी तल में चलता है। आप जिस कमरे में बैठे हैं उस कमरे के फर्श को यदि आप एक्स वाई प्लेन कहते हो तो उसकी एक दीवार वाई जेड प्लेन हो जाएगी और दूसरी दीवार एक्स जेड प्लेन हो जाएगी। ये 3 प्लेन तो हो ही जाते हैं। तो अब हम तीसरी वाली बात करते हैं, थर्ड, त्रिविमीय गति। त्रिविमीय गति मतलब इसे क्या बोला जाएगा, इसे बोला जाएगा मोशन इन 3 डायमेंशन, मोशन इन स्पेस, अंतरिक्ष में गति, हवा में गति। तो हम एक और चीज बोल सकते हैं, मोशन इन स्पेस। जितनी भी चीजें हैं जो उड़ सकती हैं, जितनी भी चीजें हैं जो उड़ सकती हैं, वो सब त्रिविमीय गति करती हैं, यानी प्लेन, हेलीकॉप्टर, जितने भी पक्षी हैं वो, मच्छर, मक्खी, एक्सेप्ट्रा एक्सेप्ट्रा, सब 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 3 विमीय गति करते हैं। एक बात तुम्हें बताएं, ये हमने फेंका, ये हमारे हाथ पे आ गया, ये 1 विमीय गति थी। ये फेंका और ये हमारे इस हाथ में आ गया, नीचे गिर गया, ये द्विविमीय गति थी। उठा लिया, ये द्विविमीय गति थी। समझो समझो, जहां पे गया था वहीं वापस लौटा है, तो ये 1 विमीय थी और थोड़ा सा टेढ़ा भेजा, इधर आ गया, ये द्विविमीय गति हो गई, और वो ऐसे ऐसे उड़ता रहेगा तो त्रिविमीय हो जाएगी। यानी एक्स वाई जेड तीनों प्लेन में जब गति होती है तो उसे कहा जाता है त्रिविमीय गति, मोशन इन 3 डायमेंशन। तो आपको समझना जरूरी है, ये घूम रहा है हाथ, ये द्विविमीय गति है, त्रिविमीय गति नहीं है, परंतु ये ऐसा घूम रहा है, ऐसा, तो फिर ये त्रिविमीय गति है। समझ में आई ये बात? तो वृत्त द्विविमीय गति में बनता है और गोला 3 विमीय गति में बनता है। हमने आपको बोला था कि हमें विमाओं का मतलब समझना, तो अभी पूरा हमने समझा ही नहीं था, आगे बढ़ गए थे, समझा भी दिया था। 1 विमीय का मतलब है केवल एक मापन होता है उसका, या तो लंबाई माप लो या चौड़ाई माप लो या ऊंचाई माप लो, ये 1 विमीय की बात है। द्विविमीय में 2 चीजें मापनी पड़ती हैं, लंबाई चौड़ाई या लंबाई ऊंचाई या चौड़ाई ऊंचाई। तो एक बात बच्चों, ये बात आपको नोट करनी है और ये बात याद रखना, मोशन इन 2 डायमेंशन मतलब क्षेत्रफल, एरिया की बात होती है। तो 2D का मतलब क्या होता है, 2D का मतलब होता है एरिया। एरिया को हम हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रफल, एक ही मात्रा लगती है बस। 2D क्षेत्रफल होता है, 2 डायमेंशन होता है ना, लंबाई चौड़ाई या लंबाई ऊंचाई। और 3D हो जाता है वॉल्यूम, यानी कि आयतन। तो एक बात तुम्हें बता दें, 2D में यदि 1D ऐड कर दो, मिक्स कर दो, तो 3D बन जाती है। तो क्षेत्रफल में 1 डायमेंशन का और गुणा करके 3 डायमेंशन यानी आयतन बन जाता। पता है आपके पैर जहां रखे हुए हैं ना, आपके पैर जिस जगह पर रखे हुए हैं वो क्षेत्रफल है, बाकी पूरा शरीर पैरों के सहित आयतन में है।
तो आयतन और क्षेत्रफल दोनों चीजें आपको समझ में आ गई। डायमेंशन से हमें ये बात करनी पड़ेगी। तो बच्चों अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, और वो गति, शुद्ध गति की काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स की बात यहाँ पे होगी, परंतु उससे पहले दो चीजें हमें और करनी पड़ेंगी, और वो समझना जरूरी भी है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे, क्योंकि जब गति होती है तो दूरी तय होती है या विस्थापन तय होता है, तो हमें पता तो लगे कि ये दूरी और विस्थापन क्या होते हैं। हम बात करेंगे दूरी, डिस्टेंस, और दूसरी चीज की हम यहां पे बात करेंगे वो है विस्थापन। पहली चीज हो गई दूरी और दूसरी चीज हो गई विस्थापन, और विस्थापन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए एक बार में दोनों चीजें समझिए, और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें, इसे छोटा मत समझना बच्चों। एनटीए के अधिकारियों ने ये बोला है कि सबसे सरल चैप्टर मान लेते हैं बच्चे मोशन इन स्ट्रेट लाइन को, एक बिमी गति को, सीधी रेखा में गति को, और सबसे ज्यादा गलतियां किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में इसी चैप्टर में होती हैं। तो ये बहुत मायने रखता है, इसलिए आप भी इसके मायने समझिए। तो दूरी और विस्थापन को एक बार में हम समझते हैं। देखिए उसने वो मतलब तुम चले, ए से तुम चले गए बी पे, बी से तुम चले गए सी पे, और सी से तुम चले गए हो डी पे। ध्यान से सुनिए, यस कैरियर बनाना है तो जाग जाइए। तो यहां पे पता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। ए से बी तक मापो, बी से सी तक मापो, सी से डी तक मापो, ये हो जाएगी दूरी। और चलना कहां से शुरू किया था उसने? ए से शुरू किया था, समझ रहे ना? यहां से शुरू किया था, पहुंचा कहां है? डी पे। तो यहां से यहां तक की जो सीधी डिस्टेंस होती है ना, सीधी डिस्टेंस बोला, दूरी बोला, सीधी, इसे विस्थापन कहते हैं। मतलब यदि हम विस्थापन की बात करेंगे तो एडी बराबर हो जाएगा विस्थापन। क्या समझे यार? वास्तविक मार्ग, दूरी में क्या आता है? वो जो चल रहा है उसका वास्तविक मार्ग, रियल पाथ, ओरिजिनल पाथ, जिस पे चला है वो पूरे वास्तविक मार्ग को माप लो तो दूरी होती है। और यहां पे क्या बोलेंगे? दो बिंदुओं के बीच की, प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। तो हम क्या बोलेंगे? प्रारंभिक तथा अंतिम, लास्ट अवस्था के मध्य की न्यूनतम दूरी। यस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। दो बिंदुओं के बीच जहां चला है, चल कहां से रहते? तुम चल रहे थे ना, ए से बी गए, बी से सी गए, सी से डी गए। भैया तुम यहां से घर से गए, अपने दोस्त मोहन के यहाँ चले गए, मोहन के घर से श्याम के घर चले गए, श्याम के घर से सीमा के घर चले गए। तो ये पूरी मापेंगे तो दूरी हो जाएगी। परंतु आपके घर से सीधा सीमा का घर, जो कि लास्ट घर है, वहां तक यदि आप मापोगे तो वो विस्थापन होता है, वो विस्थापन होता है। अब एक बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात फिर मैं बोल रहा हूं कि वो नोट करने वाली बात है कि दूरी कभी भी, ये नोट करने वाली बात है, कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, ऋणात्मक नहीं होती। जी हां, नहीं होती तो नहीं होती। दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, याद रखिए। ऐसे ग्राफ इसी साल के एग्जाम में आए थे। तो और विस्थापन, जो विस्थापन है, इसे दूसरे कलर में लिख दिया जाए। विस्थापन जो है वो ऋणात्मक हो सकता है, हो सकता है। मतलब कितने चले? दूरी। कहां तक पहुंचे? विस्थापन। कितने चले? दूरी, परंतु कहां तक पहुंचे? विस्थापन। तो एक बात, आप जब भी पैदल चलते हो, मोटरसाइकिल से चलते हो, कार से चलते हो,
तो आप दूरी तय करते हो, यदि बीच में नहीं मुड़ते हो तो। परंतु जब आप प्लेन से चलते हो, हेलीकॉप्टर से चलते हो, तो फिर आप विस्थापन तय करते हो। विस्थापन तय करने के लिए आपके घर से जंप लेके दूसरे के घर पे सीधा कूदना पड़ेगा। परंतु आप घर से निकलेंगे तो पहले गेट से बाहर निकलेंगे, फिर मुड़ेंगे, फिर इधर चलेंगे, फिर इधर चलेंगे। हमारी बात ध्यान से समझिए। अब एक और बात जो आपको लिखना नहीं है, आपके दिमाग में बिठाना है। ऐसे दिमाग में क्यों बिठाना है? क्योंकि ये हमें जरूरत पड़ेगी। क्योंकि आगे के जो चैप्टर में हम जब कॉन्सेप्ट और टॉपिक पढ़ेंगे तो हम कई बार उसे दूरी बोल देंगे, कई बार विस्थापन बोल देंगे। तो तुम बोलोगे सर दोनों कितनी अलग अलग चीजें होती हैं, आप एक ही क्यों बोल रहे हो? इसलिए बोल रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन, एक बिमी गति, सीधी रेखा में गति। जब वो सीधा चलता है, जब वो ए से चला और सीधा बी पे ही पहुंचा है, तो यहां पे क्या होगा? यहां पे दूरी बराबर विस्थापन नहीं हो जाएगा। इतनी छोटी सी बात भी नहीं समझते हो यार। तो सीधी रेखा में जब चलता है तो दूरी और विस्थापन एक ही चीज हो जाती है, ये बात याद रखना। अब और भी एक और बात बताते हैं, इसे मिटा दें। ये आपको समझ में आई। हम एक और डायग्राम यही बना रहे हैं, बस इतना बीच का मिटा रहे हैं, बाकी चीजें तो आपको समझनी है। हमने क्या बोला था कि हम बहुत छोटे से लेवल से शुरू करेंगे, हम एक एक चीज से समझेंगे और बड़े लेवल तक जाएंगे। तो बड़े लेवल तक जाएंगे ना, जब बोला है तो जाएंगे। मान लो ए से चलना शुरू किया और ए से चल के वो कहां पहुंच गया? बी पे। फिर बी से वापस आया और आ गया सी पे। मतलब ए से पहुंचा था वो कहां पे? बी पे। और फिर बी से चल के कहां गया? सी पे। पता है दूरी की यदि बात होगी तो ए बी प्लस बी सी होगी। ये तो प्लस ही होती है, दूरी तो प्लस ही होती है। और यदि विस्थापन की बात होगी, यदि हम विस्थापन की बात करेंगे तो ए सी होगा, क्योंकि प्रारंभिक बिंदु ए था और अंतिम बिंदु सी है। क्योंकि वो बी पे रुका नहीं, वापस लौट के यहां सी पे आ गया। तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहा जाता है। दूरी बढ़ जाएगी, विस्थापन कम हो जाएगा। यदि दूरी 0 है तो वो चल ही नहीं रहे, रेस्ट में है। यदि विस्थापन 0 है तो वो चल रहा हो सकता है, बहुत तेज दौड़ा होता है, क्योंकि वो यदि जहां से चला है वहीं लौट के आ गया तो विस्थापन 0 हो जाता है। कि वो भैया क्या किया कि वो ए से गए बी पे, बी से गए सी पे और सी से फिर ए पे आ गए। मतलब प्रारंभिक बिंदु भी ए हो गया और अंतिम बिंदु भी ए ही हो गया। तो पता है इस केस में जो विस्थापन होगा ना, डिस्प्लेसमेंट, वो विस्थापन 0 हो जाएगा। चला तो है वो, मेहनत तो की है उसने, परंतु जहां से चला था उसी बिंदु पे आ गया। प्रारंभिक और अंतिम बिंदु एक ही हो गए तो विस्थापन 0। जब वृत्तीय गति होती है, जब वृत्तीय गति होती है तो वो जहां से चलता है वहीं आता है, तो विस्थापन 0 हो जाता है बच्चों इसका। परंतु दूरी 0 नहीं होती। वृत्तीय गति में दूरी उसकी परिधि होती है 2 पाई आर। लिख लीजिए आप कि यहां से चलना शुरू किया और फिर यहां से यहीं आ गया, तो ये पूरी जो दूरी होती है वो 2 पाई आर होती है। सरकमफ्रेंस परिधि बोलते हैं इसे। दूरी, ये है दूरी। हाँ जी, ये है दूरी। यस, ये है दूरी। तो दूरी 2 पाई आर होगी, परंतु विस्थापन कितना होगा? क्योंकि वो कहीं पहुंच ही नहीं रहा, विस्थापन तो 0 हो जाएगा इसमें। तो विस्थापन 0 होगा तो वो गतिशील वस्तु का भी 0 हो सकता है। परंतु यदि दूरी 0 होगी तो केवल और केवल जो वस्तु रेस्ट में है, भ्रामावस्था में है, स्थितिज अवस्था में है, केवल उसकी दूरी 0 हो सकती है। तो आप एक और बात अभी बता सकते हो कि कौन सी वस्तु रेस्ट में है? उनका जिसकी दूरी, जिसने तय की गई दूरी 0 होती है, वो वस्तु रेस्ट में है। और जो वस्तु गति कर रही है, यदि 0 आ रही है तो फिर विस्थापन 0 है, वो दूरी 0 नहीं हो सकती, क्योंकि गति करने वाली वस्तु की दूरी कभी 0 नहीं हो सकती। तो नहीं हो सकती। तो अब देखिए, बड़ी बड़ी प्रतियोगिता में कुछ ग्राफ पूछे जाते हैं, तो क्यों ना हम बिल्कुल डिटेल से वो ग्राफ समझ लें। और पिछली परीक्षाओं में आए हुए, कौन सी परीक्षाओं में?
बड़ी बड़ी परीक्षाओं में जिन्हें टीचर डरा डरा के तुमसे ज्यादा ज्यादा फीस लेते रहते हैं ना, अरे हम तो आईआईटी पढ़ा रहे हैं, हम तो नीट पढ़ा रहे हैं, बड़ी चीज पढ़ा, बड़ी चीज नहीं बेटा, छोटी चीज समझिए तो ये सब समझेंगे। चलिए ग्राफ की बात करते हो, पूरा डिटेल से ग्राफ समझते हैं कि होता क्या है ग्राफ। और बड़े क्या चल रहा है? अबे छोटे जा यार, दिमाग मत खा। बड़े तू परेशान लग रहा है, क्या हुआ? छोटे तू डिस्टर्ब मत कर, मुझे कैलकुलेशन करने दे। क्या कैलकुलेशन कर रहा है? छोटे तू रहने दे, तेरे बस की नहीं है। अरे तू बता तो। अच्छा चल बता, एक साल में कितनी रात्रि होती है? बस इतनी सी बात, ये तो मेरा बाएं हाथ का खेल है। अच्छा चल बता फिर। 10 रात्रि होती हैं। 10 रात्रि कैसे? अरे बड़े, नवरात्रि और एक शिवरात्रि हुई ना 10। अबे मस्ती कम कर, स्टेज पे पढ़ाई कर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य आपस में संबंध होते हैं। एक भौतिक राशि में कुछ परिवर्तन किया जाए तो दूसरी भौतिक राशि में भी कुछ परिवर्तन हो जाता है। तो इन दोनों के आपसी संबंध का निर्धारण ग्राफ द्वारा किया जाता है। तो पता है ग्राफ क्या है? ग्राफ है दो भौतिक राशियों के संबंध का चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण। ये हमें मैथ्स के द्वारा दी गई एक बहुत सुंदर सी देन है, एक तोहफा है हमारे लिए कि दो भौतिक राशियां एक दूसरे से आपस में रिलेटेड होती हैं। तो उनका रिलेशन कैसा है, कब वो बढ़ रही है दूसरी राशि पहली राशि की तुलना में, कब कम हो रही है, ये सभी बातें हम जब ग्राफ बनाते हैं तो हमें पता लग जाता है। तो एक बहुत अच्छी परिभाषा ये है कि दो भौतिक राशियों के संबंध का चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण ग्राफ होता है। तो ग्राफ, अच्छा एक और बात, तीन भौतिक राशियों के संबंध भी हम ग्राफ द्वारा प्रस्तुत कर देते हैं, परंतु अभी हमें 3D की बात नहीं करनी है, केवल दो राशियों की बात करनी है। ये डायग्राम बना रहने देना, आप थोड़ा सा मेरी तरफ ध्यान देना कि सामान्यतः ग्राफ में दो एक्सिस होते हैं, एक ये इसे एक्स एक्सिस कहते हैं और दूसरा इससे लंबवत ये बाय एक्सिस होता है। मतलब ये दोनों अक्ष एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए होते हैं और जहां एक दूसरे को ये काटते हैं उस पॉइंट को ओ बोलते हैं। यहाँ ये लिखा है ओ को हम बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन को हिंदी में बोला जाता है मूल बिंदु। मूल बिंदु मतलब शुरुआत, ओरिजिन मतलब जहाँ ब्रह्मांड शुरू होता है उससे हम ये बोलते हैं। तो ये जहाँ पे उनके संबंध का निर्धारण हम प्रारंभ करते हैं वो मूल बिंदु होता है। यानी कि दोनों भौतिक राशियों का जब हम संबंध निर्धारित करते हैं तो पूरे कैलकुलेशंस, पूरी गणनाएं कहाँ से होती हैं? ये मूल बिंदु से होती हैं। अब मूल बिंदु की और क्या क्या विशेषता हैं ये सब हम बारी बारी से समझेंगे। तो पहली बात आपको समझ में आ गई कि ये दोनों अक्ष एक दूसरे के लंबवत होते हैं और जहाँ ये काटते हैं उससे मूल बिंदु कहा जाता है। जब हम इससे इस डायरेक्शन में चलते हैं एक्स पे, एक भौतिक राशि हम कहाँ लेंगे? एक्स पे लेंगे और दूसरी भौतिक राशि हम वाई पे लेंगे। पता है एक्स पे कौन सी भौतिक राशि ली जाती है? ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसे आप नोट जरूर करेंगे। एक्स पे जो हम लेते हैं वो होता है स्वतंत्र चर। स्वतंत्र चर को इंग्लिश में बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो हम परिवर्तित करते हैं, जो हमारे आधार से, हमारे हिसाब से परिवर्तित होता है, उसे स्वतंत्र चर कहते हैं। कई स्वतंत्र चर ऐसे होते हैं जिन्हें हम रोक ही नहीं सकते, वो परिवर्तित होते ही रहते हैं, जैसे कि समय,
समय तो परिवर्तित होगा ही। क्या आप समय को रोक सकते हो? आप समय को कभी नहीं रोक सकते। तो स्वतंत्र चर, ये जो एक्स अक्ष पे लेते हैं वो स्वतंत्र चर लेते हैं। तो आप लोग ये बात ध्यान रखें कि हम एक्स अक्ष पे वो भौतिक राशि, वो फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं जिसे हम अपने अनुसार परिवर्तित कर सकते हैं। और बाय अक्ष पे हम क्या लेते हैं? बाय अक्ष पे लेते हैं निर्भर चर। कौन सा, किस पे निर्भर? जो हमने एक्स अक्ष पे लिया है उस पे निर्भर करने वाला चर, इसे इंग्लिश में बच्चों कहा जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल। ये किस पे डिपेंड रहता है? ये रहता है इस पे डिपेंड रहता है। तो आप ध्यान रखिए, जब भी आप ग्राफ बनाएं तो वो भौतिक राशि आप एक्स अक्ष पे लेंगे जिसे आप अपने हिसाब से परिवर्तित कर सकते हो, या जिसके परिवर्तन से बाय अक्ष वाली दूसरी राशि का परिवर्तन ज्ञात किया जाता है, दोनों में संबंध स्थापित किया जाता है। तो एक्स अक्ष पे हम हमेशा क्या लेंगे? स्वतंत्र चर यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और बाय अक्ष पे हम लेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि निर्भर चर। और किस पे निर्भर? जो हमने भौतिक राशि एक्स अक्ष पे ली है। अब आप देखिए, यहां से हम इस तरफ बढ़ेंगे। हम यदि बोर्ड पे लिख रहे हैं तो हमारे राइट हैंड साइड यदि हम लेंगे तो एक्स अक्ष पे जो भी भौतिक राशि ली गई है वो पॉजिटिव होती है। मतलब इस तरफ यदि हम इधर आगे बढ़ रहे हैं तो इस डायरेक्शन में एक्स अक्ष कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। मूल बिंदु के दूसरी तरफ जंप कर दीजिए। मूल बिंदु की जब दूसरी तरफ जंप करेंगे तो इस तरफ x पे जो भी राशि ली है वो नेगेटिव हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही जब हम बाय अक्ष पे ऊपर चलते हैं तो बाय अक्ष पॉजिटिव होता है, और बाय अक्ष पे नीचे चलते हैं तो बाय अक्ष नेगेटिव होता है। ये जो ग्राफ बना है ना, ये ग्राफ संपूर्ण ब्रह्मांड को कवर करता है। मतलब ये पूरा एरिया इन्फिनिटी तक जाता है, ये भी इन्फिनिटी तक जाता है, ये दोनों अनंत की तरफ चले जाते हैं। तो हमारे ग्राफ को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग, इसे बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, क्वाड्रेंट 1। पहला भाग होता है, देखिए ऊपर जो बाय है वो बाय प्लस है, नीचे बाय है वो माइनस है, इस तरफ एक्स है माइनस, और इस तरफ तो बाय माइनस है। मतलब यदि हम इस पूरे रीजन में, इस पूरे क्षेत्र में यदि एक्स और बाय की मान रखेंगे तो देखिए ये प्लस और ऊपर की तरफ प्लस, ये पूरा एरिया कवर होता है दोनों के प्लस से। तो प्रथम चतुर्थांश में एक्स भी प्लस और बाय भी प्लस। जब लिखा जाता है तो कुछ ऐसे लिखा जाता है, जो पहला मान लिखा है वो एक्स अक्ष की राशि का होता है और दूसरा है वो बाय अक्ष की राशि का होता है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले एक और बात कर लेते हैं, और वो बात है निर्देशांक की। तो स्वतंत्र चर और निर्भर चर तो आप समझ गए हैं, निर्देशांक की बात और करें जिसे कि इंग्लिश में बोला जाता है कोऑर्डिनेट। तो निर्देशांक क्या होते हैं? हम बात कर रहे हैं निर्देशांकों की। जी हाँ, निर्देशांकों की, और इन्हें हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट। इंग्लिश में ऐसे लिखे जाते हैं एक्स और बाय। पहला मान हमेशा एक्स अक्ष की भौतिक राशि का होता है और दूसरा मान बाय अक्ष की भौतिक राशि का होता है। परंतु ये एक्स और बाय क्या हैं? ये जो एक्स अक्ष पे ली गई भौतिक राशि है ना, उसकी मूल बिंदु से दूरी, मतलब ये जो एक्स अक्ष है ना और उसकी जो भौतिक राशि है, उसकी मूल बिंदु से जो दूरी होती है। जी हाँ, हमें मूल बिंदु से ही तो मापना है पूरा, मूल बिंदु से दूरी। और बाय अक्ष क्या होता है? जो बाय अक्ष की भौतिक राशि है उसकी मूल बिंदु से दूरी। जी, तो आपको ये समझ में आया कि हम कोऑर्डिनेट का मतलब होता है पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड बाय एक्सेस। मतलब एक्स अक्ष और बाय अक्ष की स्थिति है मूल बिंदु के सापेक्ष। तो ये बात भी आप नोट कर सकते हो कि जितनी भी दूरियां ग्राफ में मापी जाती हैं, मेजरमेंट होता है, वो सभी मूल बिंदु के सापेक्ष मापी जाती हैं। सभी राशियां कैसे मापेंगे वो अभी हम समझेंगे, परंतु यहाँ पे देखिए जरा, इस तरफ यदि हम चलेंगे, ये पूरा रीजन इन्फिनिटी तक चले जाइए आप,
तो यहाँ पे एक्स अक्ष भी प्लस होगा और वाई अक्ष भी प्लस होगा, यानी दोनों यदि प्लस हैं, धनात्मक परिवर्तन है। बच्चों एक बात और बता दें, धनात्मक परिवर्तन और ऋणात्मक परिवर्तन भी हम अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं। जो चीज हमारे लिए सूटेबल आ रही है हम उसे धनात्मक बोल सकते हैं, जो चीज हमारे लिए सूटेबल नहीं है हम उसे ऋणात्मक बोल सकते हैं। मतलब ऐसा आप नहीं कह सकते कि ये ऋण है तो ऋण ही है। कई बार क्या होता है कि जैसे कि ताप है, ताप कम होना हमारे लिए फायदेमंद है तो हम उसे धनात्मक मान के चल सकते हैं कि धनात्मक परिवर्तन कितना हो रहा है। जैसे जैसे किसी को फीवर आ गया, 101 डिग्री उसका फीवर है, तो वो यदि 101 से 100 आएगा तो हम बोलेंगे पॉजिटिव, अब बुखार ठीक हो रहा है। तो आप ध्यान रखिए कि ये धन और ऋण कई केसों में हम निर्धारित करते हैं। तो यहाँ पे ये पहले चतुर्थांश में एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों धनात्मक होते हैं, यहाँ से चल के अनंत तक। दूसरे में देखिए आप इस तरफ हम आदि आ गए, ये दूसरा चतुर्थांश है यानी क्वाड्रेंट नंबर 2। यहाँ पे इस तरफ x माइनस हो गया, वाई तो ऊपर की तरफ है तो प्लस है, तो इसके कोऑर्डिनेट के जो साइन होंगे वो माइनस और प्लस होंगे। इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, तो नोट करिए, समझिए, जानिए उसे। अब देखिए यहाँ पे आ जाओ, ये आपका क्वाड्रेंट नंबर 3 यानी चतुर्थांश 3 है। यहाँ पे जो भी मान आएंगे इधर से पूरा इन्फिनिटी तक, यहाँ पे जो भी मान आएंगे उसमें एक्स अक्ष भी माइनस होगा और वाई अक्ष भी माइनस होगा। और ये लास्ट चतुर्थांश है, इस चतुर्थांश में एक्स तो प्लस हो गया परंतु नीचे की तरफ होने के कारण वाई का मान माइनस हो जाएगा। तो ये कोऑर्डिनेट के साइन है जो आपको याद रखने। इस पूरे एरिया में प्रथम चतुर्थांश में दोनों प्लस होते हैं, दूसरे में x माइनस वाई प्लस, तीसरे में दोनों माइनस और चौथे में एक प्लस और एक माइनस, मतलब x प्लस और y माइनस। ये बात मैं आपको बता चुका हूं कि पहला साइन x अक्ष की भौतिक राशि का, दूसरा साइन y अक्ष की भौतिक राशि का होता है। तो हमने कोऑर्डिनेट की बात कर ली, हमने एक्स और वाई अक्ष की बात कर ली, और ये अक्ष हमेशा हमेशा एक दूसरे के लंबवत होते हैं, ये बात भी आपको याद रखनी है। तो हमने क्या बताया था कि एक्स अक्ष पे हम कौन सी भौतिक राशि लेंगे, एक्स अक्ष पे हम जो भौतिक राशि लेंगे वो स्वतंत्र चर होगी, उसे हम अपने हिसाब से परिवर्तित कर सकते हैं। ध्यान रखिए, ग्राफ उल्टा नहीं खींचेंगे। देखिए हमने क्या बोला था कि दो भौतिक राशियां जो कि एक दूसरे पर निर्भर करती हैं, आप ताप बढ़ाइए तो दाब बढ़ेगा, तो ताप पे दाब निर्भर कर रहा है। आप ताप बढ़ाइए, आयतन परिवर्तित होगा, है ना। कोई चीज चल रही है, समय के साथ उसकी दूरी परिवर्तित होगी, तो समय को हम वाई अक्ष पे नहीं ले सकते, है ना। समय को हमें स्वतंत्र चर है तो हमेशा हमें एक्स अक्ष पे लेना पड़ेगा। तो एक बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, उन्होंने समय को वाई अक्ष पे लिया था, उन्होंने कहा था कि कुछ कमी है इसमें, वो कमी तो बताइए। तो स्वतंत्र चर हमेशा हम एक्स अक्ष पे लेते हैं। अब आप देखिए, अब आप समझिए, यदि यहाँ पे कोई भौतिक राशि ऊपर की तरफ जा रही है मतलब वाई चेंज हो रहा है, इस तरफ जा रही है मतलब एक्स बढ़ रहा है, इधर से ऊपर जा रही है तो वाई बढ़ रहा है, इधर जा रहा है तो एक्स कम हो रहा है, क्योंकि माइनस में बड़ी वैल्यू छोटी होती है। तो जीरो यानी ओरिजिन, मूल बिंदु के राइट साइड आप चलोगे तो सब प्लस हो जाएगा, और लेफ्ट साइड आप चलोगे तो सब माइनस होगा, है ना। फिर इंपॉर्टेंट चीज होती है कि ग्राफ का यदि आप ओरिजिनल वो देखेंगे डायग्राम, तो उसमें छोटे छोटे ब्लॉक बने रहते हैं। अब तुम्हारे लिए खुशखबरी ये है कि हमें यहाँ ब्लॉक वगैरह बनाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, परंतु उसके हिसाब से उसका एक जो ब्लॉक होता है ना उसको मान लेते हैं। अब ये हमें किलोमीटर में हमारे पास मान लो कोई दूरी दी है, तो यहाँ पे किलोमीटर में तो नहीं बना सकते, तो मान लिया जाता है कि ये दूरी मतलब 2 ब्लॉक बराबर 1 किलोमीटर, तो ये माना जाता है। और मान के हम हजारों किलोमीटर को इस पूरे ग्राफ पे प्रदर्शित कर देते हैं। आपने भारत का मैप देखा है, आपने वर्ल्ड मैप देखा है, तो जितना बड़ा मैप होता है उतना बड़ा पूरा विश्व होता है क्या। और आपको एक नई जानकारी मैं दे दूं, शायद पहले से भी आपको पता है, तो और अच्छी बात है इसमें कि
आप यदि हिंदुस्तान का मैप लेके आए और आप मान लो दिल्ली में हैं और दिल्ली से आपको हरियाणा के किसी शहर में जाना है, तो पता है आप उस मैप से पूरी दूरी नाप सकते हो, क्योंकि उसमें दिया है कि 1 इंच बराबर 100 किलोमीटर, ऐसा दिया रहता है। ये 1 इंच ये मैंने माना, हम अपनी सुविधा के हिसाब से मानेंगे। तो परंतु फिर भी हम फिजिक्स में कम से कम ब्लॉक तो नहीं लेंगे, हम थोड़ा सा इमेज करके मान लेंगे, परंतु सही ग्राफ तो ब्लॉक से ही बनता है। अब कुछ विशेष ग्राफ जो भौतिक राशियों के बीच कैसे संबंध हैं ये दर्शाता है। तो आपको ये बात तो समझ में अभी तक आ गई होगी कि ग्राफ बहुत मायने रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो और सही बात फिर से मैं बोल रहा हूं कि ग्राफ आपको तोहफा है, फिजिक्स के लिए तो बहुत बड़ा तोहफा है। और ये तोहफा किसने दिया है? ये तोहफा मैथ्स वालों ने दिया है। अब आप एक इमेज करिए कि हमारे पास ये है कोई ग्राफ, यहां पे उन्होंने बोल दिया कि एक पी पॉइंट है और जिसके कोऑर्डिनेट हैं एक्स और वाई। कोऑर्डिनेट मतलब इसकी एक्स अक्ष की दूरी x है और y अक्ष की दूरी y है। तो पता है इस पॉइंट से ये x और y कहाँ हैं, कैसे हैं, ये हमें पता करना है। हम क्या करेंगे, इससे एक परपेंडिकुलर डाल देंगे x अक्ष पे और ये वाली दूरी होगी x। ध्यान रखिए कि इससे यदि हमने परपेंडिकुलर x अक्ष पे डाला तो ये दूरी x है और एक परपेंडिकुलर हम इससे y अक्ष पे डाल दें तो ये दूरी y होती है। तो किसी भी कोऑर्डिनेट की जो दूरी निकलती है वो मूल बिंदु यानी ओरिजिन से निकलती, मतलब यहां से यहां तक x हो गई और यहां से यहां तक y हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मायने रखते हैं कोऑर्डिनेट भी। परंतु हमें निकालने के लिए क्या करना है, यदि हमें x का मान चाहिए, x पे जो भौतिक राशि हमें दी गई है हमें उसका मान चाहिए, तो हम यहाँ से एक लंब डाल देते हैं x अक्ष पे और जो ये मूल बिंदु से दूरी, हमेशा मूल बिंदु से दूरी ली जाती है ना। और यदि मान लो ये वाली दूरी ले रहे हो ना तो इसे कहा जाता है स्थिति सदिश, इसे हम कहते हैं स्थिति सदिश। अब हम कुछ विशेष ग्राफ की बात कर रहे हैं क्योंकि ग्राफ एक कहानी कहता है, पूरी कहानी हमें पता लगती है, पूरे परिवर्तन पता लगते हैं एक दूसरे के सापेक्ष। चलिए हम वो कुछ कहानियों की बात करते हैं कि कैसी कहानी कहता है ग्राफ। मान लो हमने एक ग्राफ ये देखा, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और वो ग्राफ ऐसा आ रहा है, ये ग्राफ लाइन है हमारी। देखिए आप, वो ऊपर नहीं जा रहा है, वो नीचे भी नहीं जा रहा है, वो केवल आगे जा रहा है। मतलब इस ग्राफ में केवल x पे जो भौतिक राशि हमने ली है केवल उसका मान परिवर्तित हो रहा है। मतलब x यहां पे कैसा है, x यहां पे है परिवर्तनशील। परंतु दूसरी बात भी तो समझना है, ये ऊपर नहीं जा रहा मतलब y का मान बढ़ नहीं रहा, ये नीचे भी नहीं आ रहा मतलब y का मान घट भी नहीं रहा है, y नियत है। तो ये ग्राफ में y कैसा हो जाता है, नियत। तो कब होता है ये? अब मैं फिर से बोल रहा हूं कि आपको ये रटने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि यदि वो ऊपर या नीचे नहीं जा रहा है मतलब y के मान में परिवर्तन नहीं हो रहा है, y स्थिर है। मतलब यदि हम मान लें कि यहाँ समय ले रहे हैं और यहाँ दूरी ले रहे हैं तो दूरी समय के साथ परिवर्तित नहीं हो रही है, तो वो वस्तु रेस्ट में है, विराम अवस्था में है। तो फाइनली कब होता है, जब कोई भी ग्राफ एक्स अक्ष के समानांतर हो, पैरेलल हो। मतलब ये कब होता है कि हमारा ग्राफ कैसा है, हमारा ग्राफ एक्स के समानांतर है। और यदि हमारा ग्राफ x के समानांतर होगा तो परिवर्तन केवल x में होगा, y में नहीं होगा। वो परिवर्तन भी देखो कि किसी समय पर वो यहाँ है तो x का मान ये है x1, वो यहाँ आ गया तो x का मान ये आ गया x2, परंतु y तो यही है पूरे टाइम, कहीं से भी आप लंब डाल दो यहीं पे आएगा। बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही यदि जो हमारा ग्राफ है वो ऐसा आ जाए। दूसरा ग्राफ समझिए, हमने बोला ना कि ग्राफ पूरी कहानी कहता है,
तो कैसी कहानी कहता है वो कहानी भी सुनेंगे और बहुत सी कहानियां सुनेंगे। अभी आप देखिए हमारे पास ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, वो ऐसा जा रहा है, ये ग्राफ लाइन है हमारी। अब किसके समानांतर हो गया? बाय के समानांतर हो गया। बाय का मान बढ़ रहा है, ऊपर चल रहा है, मतलब बाय का मान बढ़ रहा है, परंतु एक्स का मान तो नियत है। तो यहां पे जो है वो x तो नियत हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, और y कैसा हो जाएगा? वेरिएबल यानी परिवर्तनशील। परंतु ये होता कब है? ये होता कब है? जब हमारा ग्राफ जो है वो y अक्ष के समानांतर हो, तो ये होता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अच्छा, ये इधर बना लो, इधर बना लो, इधर बना लो, चारों चतुर्थांश में बनाया जा सकता है, हर क्वाड्रेंट में ये चीज बनाई जा सकती है। चलिए चलिए कुछ और अच्छी बात सुने। बोलोगे सर अभी तो कुछ अच्छी कहानियां नहीं आई। चलो हम अच्छी कहानी की बात करेंगे, जरूर करेंगे। हमें बहुत से ग्राफ पढ़ने हैं और ग्राफ पे बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल हम करेंगे, बहुत अच्छे जो बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हैं वो हम न्यूमेरिकल यहाँ करेंगे। परंतु ग्राफ के बाद दो चीज़ें और समझेंगे, चाल और वेग। इसके बाद ग्राफ के बहुत से न्यूमेरिकल होंगे, तो आप इंतज़ार करिए और मज़ा आएगा। जी हाँ, यदि पढ़ने में मज़ा आएगा तो ही हमारा करियर बना पाएगी ये पढ़ाई। तो इंटरेस्ट से पढ़िए। देखिए अब हम क्या बनाएं, ये हमारे पास एक्स अक्ष हो गया और ये वाई अक्ष हो गया, और हमारा कोई ग्राफ ऐसा जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। समझिए ये ग्राफ क्या कह रहा है। इसके विभिन्न बिंदु ले लें अपन, ऐसे कुछ नाम नहीं लिख रहे हैं, विभिन्न बिंदु। और यहाँ पे कोई भौतिक राशि है, एक भौतिक राशि यहाँ पे भी है। देखो इस पॉइंट पे x का मान ये था x1, इस पॉइंट पे y का मान y1 था। आगे बढ़े x भी बढ़ा, x2 हो गया और y2 हो गया, और आगे बढ़े तो x3 हो गया और y3 हो गया। यहाँ से आता है, तुम लोग देखो x का मान बढ़ रहा है तो y का मान भी बढ़ रहा है, x का मान यदि बढ़ रहा है तो y का मान भी बढ़ रहा है। समझिए इस बात को, मतलब यदि x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा ये मायने नहीं रखता, परंतु मायने ये रखता है कि जब हम x को बढ़ा रहे हैं तो y भी बढ़ रहा है। तो इंपॉर्टेंट बात ये है कि ऐसा जो ग्राफ होता है ना, x समानुपाती है y के, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, यानी आप x बढ़ाओगे तो उसी अनुपात में y भी बढ़ रहा है। अब एक दूसरा ग्राफ यहीं के यहीं देखिए, ये आपका x अक्ष है और ये y अक्ष है, ऐसा चल रहा है। देखो ना, नीचे चल रहा है तो y कम हो रहा है और x बढ़ रहा है, y कम हो रहा है और x बढ़ रहा है, मतलब x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। अब कुछ वक्र की ये बात समझ में आई, जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो x तो बढ़ रहा है और y नीचे आने के कारण कम होता जा रहा है। तो हम नीचे की तरफ आएंगे तो y कम होगा, ऊपर की तरफ जाएंगे तो y बढ़ेगा, और ये नीचे आ रहा है हमारा ग्राफ, x तो बढ़ रहा है परंतु y कम हो रहा है। तो अब हम कुछ वक्र की बात करते हैं, और वक्र की बात आगे हमें पढ़ना है। हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हम पोजीशन, स्थिति और समय, जो ग्राफ हम आगे पढ़ेंगे बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, तो इसलिए आप चिंतित मत होना, परंतु हम एक ग्राफ बना रहे हैं। यहाँ पे हम समय लिख रहे हैं और यहाँ हम लिख रहे हैं स्थिति, इनके बीच में ग्राफ बना रहे हैं। तो ध्यान से देखिए और समझिए, पूरी कहानी समझेंगे, पूरा ग्राफ समझ में आएगा, और फिर हम किसी भी ग्राफीय न्यूमेरिकल, ग्राफिकल न्यूमेरिकल के आंसर दे पाएंगे। तो वो तो हमें करना ही है। देखिए ये ऐसा गया, ऐसा हो गया, और फिर ऐसा गया, फिर ऐसा हो गया। हम मान लेते हैं इसके पार्ट O, A, B, C और D। ये स्थिति थी, नीचे हमने लिया है समय। हम मान लेते हैं पैमाना कि 1 घंटे बराबर 1 ब्लॉक माना जा सकता है, तो वो अभी तो छोड़े, अपन T1 T2 की बात कर रहे हैं। आप देखिए O से A तक क्या हो रहा है, समझिए कि O से A तक हो क्या रहा है,
जैसे जैसे समय बढ़ रहा है स्थिति मतलब वो चल रहा है, स्थिति उसकी परिवर्तित हो रही है। तो वो चल रहा है, तो वो चल रहा है, मतलब बॉडी इन मोशन। तो ये गति अवस्था में है। कितनी गति है वो भी निकालेंगे जब हम पोजीशन टाइम ग्राफ पीटी ग्राफ पढ़ेंगे। स्थिति समय हम बताएंगे आपको कि कैसे निकले। मतलब ये गति में है, यहां से यहां तक गतिशील है। आगे की देखिए अब जरा, ए बी की बात देखिए क्या कह रही है। ए से बी तक बाय पे कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, और जब बाय पे कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है इसका मतलब स्थिति परिवर्तित नहीं हो रही है, परंतु समय तो परिवर्तित हो रहा है। यहाँ पे टाइम t1 था तो यहाँ पे टाइम t2 हो गया, तो समय परिवर्तित हो रहा है परंतु स्थिति परिवर्तित नहीं हो रही है। मतलब ए से बी तक वो विराम अवस्था में है, रेस्ट में है। देखो ना, हमने कहा था कि ये कहानी आती है, विराम अवस्था बताती है। बी से सी तक फिर चला। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात कि जितना ज्यादा बाय की तरफ होगा उसकी गति उतनी ज्यादा हो जाएगी, है ना। स्लोप बोलते हैं इसे, स्लोप। ढाल, ढाल बढ़ेगा तो परिवर्तन भी बड़ा होगा, ढाल कम होगा तो परिवर्तन भी कम होगा। ग्राफ का ढाल बहुत मायने रखता है, और ये ढाल क्या कहता है ये बात हम थोड़ी देर परंतु ध्यान रखना कि कोई ऐसा ग्राफ है और कोई ऐसा ग्राफ है। यदि ऐसा ग्राफ है तो वो तेज चल रहा है क्योंकि बाई पे परिवर्तन ज्यादा हो रहा है। ऐसा ग्राफ है तो समय ज्यादा परिवर्तित हो रहा है, बाई पे परिवर्तन कम है तो वो स्लो चल रहा है। ये बात भी आप याद रखिए। समझ में आई आपको ये बात। तो यहां पे बी, ए से बी तक वो विराम अवस्था में, बी से सी तक फिर वो चला, सी से डी तक फिर रुक गया, यानी रुक रुक के चल रहा है। तो ये हमें ये ग्राफ कह रहा था। और यदि मान लो हम यहाँ पे फिर एक और ग्राफ की बात बताएं, हम व्युत्क्रमानुपाती एक और कंडीशन की बात बताएं कि मान लो हमारे पास कोई ऐसा कर्व आ रहा है, ऐसा इस डायरेक्शन में। तो देखो बाय एक्स और ये एक्स अक्ष, समय बढ़ रहा है, बाय कम हो रहा है, और एक स्थिति में हमने देखा कि बाय रुक गया। जब ये ऐसा चल रहा है तो बाय रुक गया परंतु एक्स बढ़ रहा है। तो ये वक्र है, ये कर्व है। कर्व के ग्राफ कुछ ऐसे होते हैं। तो अब आपने जो चीज आपको ध्यान रखना है, निर्देशांक मतलब x और y अक्ष के सापेक्ष उसकी स्थिति दर्शाता है। ये पूरा रीजन इनफाइनाइट होता है। ओके, स्केल हम मापते हैं, स्केल का मेजरमेंट हमें करना होता है। और ये चारों कोऑर्डिनेट आपको समझ में आ गए हैं, पूरे चतुर्थांश क्लियर हो गए हैं। और हर काम कहाँ से शुरू होता है? ओरिजिन से, मूल बिंदु से। तो हम मान लेते हैं कि हमारे ग्राफ का ब्रह्मांड यहाँ से शुरू होता है। इस तरफ प्लस एक्स, इस तरफ माइनस एक्स, ऊपर प्लस बाय, नीचे माइनस बाय। 3D ग्राफ भी पढ़ेंगे और जल्दी ही पढ़ेंगे। अब हम इसे मिटा देते हैं और ग्राफ की बात आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं। और एक्स पे कौन सी फिजिकल क्वांटिटी लेंगे वो बात भी आपने समझ ली है ना। और हाँ, क्या समझ ली? बताओ क्या समझ ली है? और वो आपने समझी है कि स्वतंत्र चर जिसे हमें परिवर्तन करना है, जिसे हमें परिवर्तित करना है, वो हम एक्स अक्ष पे लेते हैं। और जो हमारी उस राशि पे निर्भर करता है, डिपेंडेंट वेरिएबल, निर्भर चर, वो हम हमेशा कहाँ लेते हैं? बाय अक्ष पे लेते हैं। तो हमने ग्राफ यहाँ पे पढ़ा।